गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाई रेटेड केमिस्ट्री। आज हम अपने जो वीडियो लेक्चर है हमारा, इसमें हम बात करेंगे हिमांक अवनमन की। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी केमिस्ट्री से रिलेटेड। और जो अभी कुछ बच्चों की मेरे पास डिमांड आई, मेरे पास बच्चों का कॉल आया कि सर हमको जो 10th क्लास 11th क्लास के बच्चे हैं उन्होंने पर्सनली मुझे बताया कि सर हमें IUPAC समझ में नहीं आए। तो मैं कोशिश करता हूं कि आजकल में ये चैप्टर फिनिश करके ये जो पॉइंट है हमारे एक दो इससे रिलेटेड, अभी इसमें परासरण बचा है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, परासरण दाब, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, यानी कि तो अभी वो खत्म करने के बाद हम IUPAC स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों की बहुत ज्यादा क्वेरी है IUPAC के रिगार्डिंग। बच्चों ने बोला कि सर सबसे पहले आप IUPAC कराइए, तो चलेंगे हम उसकी तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन पहले 2 या 4 वीडियोस में हम इसको फिनिश कर डालते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसको फिनिश कर डालते हैं तो उसके बाद हम एकदम से IUPAC शुरू करेंगे। और IUPAC बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर हम अच्छे टॉप लेवल तक की IUPAC को जो है वो सोल्ड आउट करेंगे, उसके जो है वो चीजों के बारे में उनको पढ़ेंगे। तो प्लीज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, क्या करना है? सब्सक्राइब। उसके बाद जो आप मेरी वीडियोस को देखेंगे उन सभी वीडियोस को आप लाइक करें। ठीक है, क्या करें? लाइक करें। और दोस्तों के साथ जो वीडियोस के लिंक है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएं। ठीक है, तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है दैट इज हिमांक अवनमन। ठीक है, हिमांक अवनमन यानी हिमांक का मतलब आप हिम से क्या समझते हैं? आइस यानी कि बर्फ का टुकड़ा, या कोई बर्फ ले लीजिए। हिम का मतलब बर्फ। इधर देखिए क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक में अवनमन। हिमांक अवनमन को हम इस तरीके से समझते हैं, हमारे पास जो वाटर होता है सपोज दैट वो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर या एक नॉर्मल टेम्परेचर पर मान लीजिए वो पानी है, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो क्या होता है? वो कोल्ड होना शुरू हो जाता है, यानी ठंडा होना शुरू हो जाता है। कई बार आपने एग्जाम्पल देखा होगा, जब हम टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इन चीजों के ऊपर। टेम्परेचर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ा कारक है किसी भी चीज की जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज करने में। देखिए वाटर को जब हम नॉर्मली घर पे रखते हैं तो वो कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन उसी वाटर को जब हम गर्म करते हैं या किसी बर्नर पर रखकर किसी कंटेनर के अंदर उसको बॉईल करते हैं तो क्या होता है? तो उस कंडीशन में जो वाटर है वो उबलने लगता है। जैसे ही हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा ऐसे ही पानी बॉईल होगा, उबलने लगेगा। और मान लीजिए क्या 100 डिग्री पर जाकर एक ये निर्धारित सीमा है जहां भी टेम्परेचर हमारा हीट 100 डिग्री पर जाकर क्या होता है? पानी बॉईल होना शुरू हो जाता है, यानी उबलना शुरू हो जाता है। तो जो उबलता है, जिस टेम्परेचर पर वो उबलता है उसी को बोलते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक। और क्वथनांक का मतलब ऐसे जैसे जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी जल्दी जल्दी पानी उठता चला जाएगा, यानी भाप बन के वो इवेपोरेट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन जस्ट अपोजिट है उसके, हिमांक अवनमन। अब हिम का मतलब क्या है? बर्फ से। और बर्फ कैसी होती है? ठंडी। तो ठंडा कैसा होता है? जब टेम्परेचर डाउन होगा। मान लीजिए मेरे पास कोई बर्फ है, सॉरी पानी है, और पानी को जैसे जैसे हम देख लीजिए आप ऐसे टेम्परेचर पर लेके जाएंगे कि वो ठंडा होता चला जाए, यानी कि उसकी जो नेचुरलिटी है वो कहीं ना कहीं घटती चली जाए। मान लीजिए पानी को हम फ्रिज में रखते हैं, ठीक है, जैसे हम पानी को फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है उस कंडीशन में? जब टेम्परेचर पूरा फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है वो डाउन रहता है, फ्रिज जो होता है रेफ्रिजरेटर वो टेम्परेचर डाउन करने का कार्य करता है। तो जैसे ही हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री पर आया तो आपने देखा होगा कि जो पानी है उसकी जो है वो प्रकृति चेंज हो गई। पानी मॉलिक्यूल तो H2O के ही रहेंगे उसके अंदर, लेकिन जो उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो क्या हो गई? वो कहीं ना कहीं ठोस हो गया और वो जम गया, यानी हिम बन गया उसका, हिमांक। तो जो इस टेम्परेचर में बदलाव हुआ एक नॉर्मल टेम्परेचर से लेकर जमने तक, और इन दोनों के बीच में जो टाइम मैनेजमेंट आया, जो टेम्परेचर का मैनेजमेंट आया कि इतने टेम्परेचर से हमने मान लीजिए सपोज, ओनली सपोज करना है, छोटा सा पॉइंट है आपको, मेरे पास पानी है और 20 डिग्री पर ये क्या है? ये जल है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, कैसी फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा, घटाऊंगा, और इसको मैं कहां लेके चला जाऊंगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो 0 डिग्री पर ये क्या हो जाएगा? आइस की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? बर्फ।
तो जो इस 20 डिग्री से लेकर यहाँ 0 डिग्री तक पहुंचने में जो टेम्परेचर कम हुआ, दैट इज हिमांक अवनमन। इसको बोलते हैं हम कि क्या बताया है मैंने आपको कि जब भी हम किसी टेम्परेचर को घटा देते हैं, मान लीजिए मैंने भी आपको जल का एग्जांपल दिया, सपोज फिर से बता दूं 20 डिग्री सेल्सियस पर मेरे पास 20 डिग्री सेल्सियस पर मेरे पास ये जल है यानी वाटर है, ठीक है बेटा। अब वाटर को जब हम टेम्परेचर को घटा देंगे, ये 20 डिग्री सेल्सियस को हम माइनस के में ले जाएंगे, ये प्लस में 20 है तो ये जल है, लेकिन अगर इसे हम कहीं ना कहीं इसको माइनस पे ले जाएंगे, माइनस की बात ना करो आप, 0 डिग्री सेल्सियस पर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, यही आइस बन जाएगा, यानी यही क्या बन जाएगा आपका बर्फ। तो जो इधर से ये टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, ये 20 डिग्री से 17, 16 मतलब 15, 14, 13, 12 उल्टा चला यानी कि घटा। तो जैसे जैसे जितना ये घटेगा उतना ही ये चीज जमेगी। आपने नोटिस की होगी एक बात की, गर्मियों में टेम्परेचर जो है 42 डिग्री तक भी चला जाता है, ठीक है। और सर्दियों में क्या होता है, जैसे जैसे मतलब टेम्परेचर डाउन होता है इतने ठंड लगती है हमें। देखिए मान लीजिए अभी गर्मियों में, अभी अगर मैं जैसे लॉकडाउन चल रहा है, मई लास्ट चल रहा है, मई का लास्ट महीना है और आज तारीख कितनी है मेरे साथ 26 से 27 तारीख हो गया, चलिए वो जो भी है, तो वैसे आज 27 मई है, 27 मई 2020। तो मान लीजिए सपोज दैट, सिर्फ सपोज करना है, सिर्फ समझाने के लिए ये चीज मैं बता रहा हूँ। आज की डेट में हमारे पास टेम्परेचर 32 डिग्री है मान लीजिए, तो कितनी गर्मी पड़ रही है, आप देखा होगा बाहर निकलकर धूप में। लेकिन यही टेम्परेचर जब घट के सर्दियों में 10 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है तो देखा होगा आपने हम कैसा अनुभव करते हैं, सर्दी का अनुभव करते हैं, और ये भी क्या है, गर्मी। तो बेटा जो ये टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, ये 32 से 10 पर आया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा टी एफ। ध्यान से दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, जो हमारा टेम्परेचर घटता है, इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर घटा है वही हमारा क्या है, डेल्टा टी एफ। और एफ मैंने इसलिए लगाया क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। पहले हमने क्या लगाया था, जब हम क्वथनांक का उन्नयन पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या किया था, डेल्टा टी बी को यूज कर रहे थे हम। डेल्टा टी क्या है, ताप में परिवर्तन। देखो डेल्टा हम किस लिए यूज करते हैं, परिवर्तन के लिए यूज करते हैं, लेकिन परिवर्तन किसका, टेम्परेचर का। और बी है तो बी बॉइलिंग, मतलब बॉइलिंग आप ऐसे समझे, क्वथनांक, ये क्वथनांक है मेरा बी बॉइलिंग, और ये क्या है मेरा आज हिमांक। और हिमांक के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि आज हम यूज करेंगे बेटा डेल्टा टी एफ। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बहुत बड़ा कारक है। इन दो जो चीज है, बी को मैं बॉइलिंग के लिए यूज कर रहा था क्वथनांक के, और एफ को मैं फ्रीजिंग के लिए यूज कर रहा हूं हिमांक के। बस ये चीज आज इन्हीं चीजों पे काम होगा और इन्हीं चीजों के ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे, इसकी हम परिभाषाएं बनाएंगे, परिभाषा मतलब बनाएंगे। तो इसका डेल्टा टी बी को हम क्या बोल रहे थे, क्वथनांक उन्नयन, क्या, क्वथनांक उन्नयन या क्वथनांक अवनमन आप कह लीजिए। ये एक चेंजेस होता है, ठीक है, टेम्परेचर में। अगर क्वथनांक में है तो बॉइलिंग, अगर हिमांक में है तो एफ फ्रीजिंग। तो डेल्टा टी का मतलब यहाँ क्या हुआ, ताप में परिवर्तन। फ्रीजिंग है तो किसका, हिमांक का, और इसी को हमने क्या बोल दिया बेटा, हिमांक अवनमन। तो अब सभी बच्चे ध्यान देंगे, मैं आपके लिए डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूं, तो सभी बच्चे इसको अच्छे से समझ लेंगे। आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा इसको समझ लें, समझोगे तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे डेफिनेशन नोट करने से, रटने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट को अगर समझ में आ गया तो डेफिनेशन भी खुद से आप बना लेंगे। तो अगर मैं बात करूं हिमांक अवनमन की, तो हिमांक अवनमन की डेफिनेशन मेरे पास क्या होगी, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। देखिए हिमांक होता है हमारा जमुना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अच्छा खासा एक्सप्लेन किया। देखिए किसी द्रव, अब मैं लिक्विड से अपनी बात शुरू करूंगा, लिक्विड को लेकर मैं अपनी बात शुरू करने वाला हूं, ठीक है। किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव, फिर से सुन लीजिए आप, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव तथा ठोस साम्यावस्था में होते हैं। यानी हिमांक द्रव का एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर द्रव तथा ठोस यानी कि सॉलिड और लिक्विड एक साम्यावस्था में होते हैं। यानी कि अगर टेम्परेचर थोड़ा सा गिरा, मान लीजिए ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है, ये एक ऐसा क्राइटेरिया होता है, यहां वाला क्राइटेरिया, मान लीजिए इधर क्या है मेरे पास में, द्रव है, इधर क्या है मेरे पास में, बर्फ समझ लीजिए आप, द्रव में एग्जांपल ले लीजिए जल का, ठीक है। और यहां क्या है, एग्जांपल बर्फ का, ये ले लीजिए, ये भी वैसे जल ही है, ये बस इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज होने वाली है। अभी यहाँ पे एरो लगा दिया मैंने। सपोज दैट
जब तक मेरे पास में, यहां मैं टेम्परेचर लिख रहा हूं सिर्फ सपोज करने के लिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। मेरे पास ये जल है और जल मेरे पास सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री पर मेरे पास ये चीज जल है और बर्फ मेरे पास ये 0 डिग्री पर बनता है। ठीक है, तो मैं जब तक मैं यहां मतलब यहां से इस एरो से मैं यहां ना पहुंचूं सपोज, और इधर में यहां से यहां ना पहुंचूं, तो ये जो बीच का एक जो इनको सेगमेंट, ये दोनों जो सेगमेंट है, इन सेगमेंट को जो डिफरेंशिएट कर रहा है, ये जो बीच की चीज है, ये वाली, ये जो लाइन ड्रॉ की है बेटा, यही है वो ताप, यानी कि यही वो टेम्परेचर है। अगर उससे इधर कर दिया तो वो जल बन जाएगा और कम कर दिया तो वो बर्फ बन जाएगा। इसी टेम्परेचर, यानी ये जो बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ये जो बीच का है लिंक, ये वाली लाइन, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं तो वो जल की तरफ चला जाएगा और मैं घटा देता हूं तो वो बर्फ की तरफ चला जाएगा। तो ये जो बीच वाले जो कनेक्टिंग लिंक है, इसी को, ये एक टेम्परेचर है। ठीक है, और ये टेम्परेचर क्या है, ये साम्यावस्था है बिल्कुल इसकी। यहाँ इसको साम्यावस्था बोल लीजिए कि साम्यावस्था ऐसी अवस्था जिसमें ना तो हम इधर की बात कर सकते और ना हम इधर की बात कर सकते। अगर इधर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो वो जल बन जाएगा, उधर की हमने बात कर दी तो वो बर्फ बन जाएगा। लेकिन जो ये बीच की चीज है, हम इसी की बात करते हैं, इसी को हम बोल रहे हैं साम्यावस्था। इसी के बारे में मैं बात करूंगा डेफिनेशन में। ठीक है, तो चलिए आप फटाफट से इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। लिखिए, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है, चलिए मैं भी लिख देता हूं आपके साथ साथ, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है, ऐसे ही आप लोग नोट करना। ठीक है, ताप है जिस पर ठोस द्रव साम्यावस्था में होते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस पर द्रव या ठोस दोनों क्या होते हैं, साम्यावस्था में होते हैं, दोनों साम्य अवस्था में होते हैं। बेटे ये ध्यान देने वाली बात है, द्रव का हिमांक वह ताप है, वो ऐसा टेम्परेचर है जिस पर ठोस और लिक्विड, यानी कि सॉलिड और लिक्विड एक साम्यावस्था में होते हैं। साम्यावस्था का मतलब हम इधर जाएंगे तो वो जल होगा, उधर जाएंगे तो वो बर्फ होगा, जो बीच की उनके कनेक्टिंग लिंक है दैट इज साम्यावस्था। तो ये बात हुई इसकी डेफिनेशन की। तो इसको आप इस तरीके से नोट कर लेंगे, या इसकी एक डेफिनेशन और बन सकती है, किसी द्रव का वह ताप जिस पर ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब बराबर हो जाता है। या करके लिख लीजिए, आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए, जैसे या करके यहां पे मैं या लगा देता हूं, या। अगर बच्चे इसको समझने में आपको दिक्कत है तो कोशिश करूंगा मैं कि इस वाले डेफिनेशन को जो है आप समझ जाए। ठीक है, इसमें क्या होगा, किसी द्रव का वह ताप, इसमें भी बात वही है, सेम ही है, किसी द्रव का वह ताप जिस पर, थोड़ा जूम किया हुआ है, पता नहीं साफ आ भी रहा होगा आपके पास में वर्ड या नहीं, या पिक्सल ना कहीं फट रहे, मुझे इस बात का भी डर है। ठीक है, तो चलिए, किसी द्रव का वह ताप जिस पर ठोस अथवा द्रव दोनों, जिस पर ठोस अथवा द्रव, जिस पर ठोस अथवा द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब, दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब बराबर हो जाता है। तो ये जो चीज है, ये भी बिल्कुल वही चीज है, तो उसको क्या बोलेंगे, द्रव का हिमांक, क्या बोलेंगे इसको, द्रव का हिमांक कहलाता है, द्रव का हिमांक कहलाता है। इसको आप नोट कर लीजिए सबसे पहले, और इसको हम बोलते हैं टीएफ, टी सॉरी डेल्टा नहीं, ये तो अवनमन हो जाएगा, टीएफ। ठीक है,
इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, जिसे TF से डिनोट करते हैं। आप लिख लीजिए, या यहीं पे आप लिख लीजिए, यहीं पे नहीं, आप यहाँ लिखिए ब्रैकेट में, इट इज डिनोटेड बाय TF, जिसे TF से, T कैपिटल कर दीजिए आप लोग, ठीक है, जिसे TF से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इतनी सी बात है, बस ये समझिए आप, ठीक है। पहले आप इसको फटाफट से इसकी जो डेफिनेशन है वो नोट कर लीजिए। मैं एक बार डेफिनेशन पर फिर से बात करने वाला हूं। हिमांक अवनमन यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव या ठोस दोनों साम्यावस्था में होते हैं, दैट इज डेफिनेशन 1। ये परिभाषा एक हो गई। दूसरी परिभाषा की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो क्या है, जल्दी से देखिए इधर, किसी द्रव का वह ताप जिस पर ठोस अथवा द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब जो है वो बराबर इक्वली हो जाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, द्रव का हिमांक कहलाता है, और जिसे हम बेसिकली डिनोट कर किससे करते हैं, TF से, यानी कि टेम्परेचर फ्रीजिंग, ठीक है। अभी आप इसको नोट करिए, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं बड़े अच्छे तरीके से, इसको आप नोट करिए फटाफट। अब हम बात करने वाले हैं इसके एग्जाम्पल की, कि इसका उदाहरण हम क्या ले सकते हैं। उदाहरण तो मैंने आपको बहुत बारीकी से दे दिया, फिर भी हम इसके एक उदाहरण की बात कर लेते हैं अपनी नॉर्मल भाषा में, यानी नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसके उदाहरण की बात करने वाले हैं। देखिए क्या होता है, जब किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ को, ध्यान दीजिएगा मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, जब किसी अवाष्पशील, ठीक है, जब किसी अवाष्पशील, जब किसी अवाष्पशील पदार्थ वैद्युत अनपघट्य, ठीक है, जैसे नमक, जैसे वैद्युत अनपघट्य पदार्थ को किसी विलायक में घोलते हैं, किसी विलायक में घोलते हैं, तब क्या कंडीशन बनती है, ये ध्यान दीजिएगा। जब हम किसी भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ को किसी विलायक में घोलते हैं, तब क्या होता है, हमारे पास जो विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, विलयन का जो वाष्प दाब होगा, तब ऐसा लिख देना, तब विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम हो जाएगा, ठीक है, विलायक से कम हो जाएगा, यहां लिख रहा हूं हो जाएगा। इसको आप नोट कर लेंगे, या करके मतलब इसको समझने के लिए हम एक चीज और भी कर सकते हैं। उस कंडीशन में हमारे पास हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा, जब ऐसी कंडीशन हमारे साथ में होगी तो विलयन जो है वो विलायक से कम ताप पर जमता है, जाहिर सी बात है। तो विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है, यानी हिमांक की बात है कहीं ना कहीं, ठीक है, जमता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है हमारे पास, अर्थात इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहां से लिखेंगे, ये बहुत काम की चीज है जो मैं अभी लिखूंगा, ठीक है। अर्थात क्या होता है हमारे पास, विलयन का हिमांक विलायक से कम हो जाता है, विलयन का हिमांक विलायक से कम हो जाता है। ठीक है बेटा, अब हिमांक में इसी कमी को, हिमांक में इसी कमी को हिमांक अवनमन कहते हैं।
ठीक है, ये यहाँ पे नोट कर लीजिए, जिसे डेल्टा टी एफ, बेटा देखो ये होगी कमी, कमी को हमने क्या बताया था, कमी या परिवर्तन कुछ भी हो वो डेल्टा से डिनोट करेंगे, जिसे डेल्टा टी कैपिटल कर देना आप, ठीक है, डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। चलिए फटाफट से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब किसी अवाष्पशील पदार्थ, ठीक है, ये ऊपर डाल लेना हिमांक अवनमन, ठीक है, इसके ऊपर डाल लेना हिमांक अवनमन। यहाँ पे उदाहरण है हिमांक अवनमन, तो मैंने आपको बता दिया, इसका एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। जब किसी अवाष्पशील पदार्थ वैद्युत अनअपघट्य यानी कि नमक को किसी विलायक में घोलते हैं, नमक को यानी कि हम कहाँ घोलेंगे, किसी जल में। देखो क्या होता है, जब हमारे पास सॉल्यूशन में हमारे पास खाली क्या है, विलायक यानी खाली जगह, हम उसको जमाएंगे तो जल्दी जमेगा, लेकिन उसके अंदर अगर नमक डाल देंगे तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा उसका, तब जमने में उसको अलग टेम्परेचर चाहिए, अगर वो शुद्ध है तो तब अलग चाहिए। तब क्या होगा, वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ को किसी विलायक में घोलते हैं, जैसे नमक, इसे किसे घोला, जल में घोल दिया, तब विलयन का वाष्प दाब यानी कि जो विलयन है पूरा, उसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, यानी इसमें विलयन भी तो आ गया ना, ये चीज तो नहीं आ गई विलयन के अंदर, तब क्या होगा, विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक से कम हो जाएगा, और विलयन विलायक से कम ताप पर जमेगा, यानी पहले क्या होगा, विलयन जो है विलायक से कम ताप पर जमेगा, यानी पहले विलायक जमेगा, उसके बाद जो है वो बाहर का विलयन जमेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अर्थात विलयन का हिमांक विलायक से कम हो जाता है, विलायक का हिमांक ज्यादा होता है और विलयन का कम हो जाता है, और हिमांक में इसी कमी को हम बोलते हैं हिमांक अवनमन। फिर से ध्यान दीजिएगा, हिमांक में इसी कमी को बोलते हैं हिमांक अवनमन, और बेसिकली इसको हम डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब फटाफट से हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से, और इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से याद कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है आपके लिए क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया है, ठीक है, तो अच्छे से आप लोग एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लें। 34.2 ग्राम शर्करा के 1000 ग्राम जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया है, विलयन का हिमांक अवनमन क्या होगा। सबसे पहले हिमांक अवनमन इसमें पूछा है। चलिए दूसरी चीज, यदि शर्करा का मोलर द्रव्यमान यानी Ma मुझे दे दिया 342, और जल का Kf यानी कि ये क्या है हमारा, ये स्थिरांक दे दिया, F क्या है हिमांक, और K क्या है जो है हमारे पास में जल का जो है वो स्थिरांक दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं हमारे पास में गिवन क्या है और हमको निकालना क्या है। तो हिमांक अवनमन की बात अगर मैं करता हूं, देखिए हिमांक अवनमन हमारे पास क्या होता है, डेल्टा टी एफ। देखो हिमांक का मतलब क्या है, जमना यानी कि फ्रीजिंग, तो इसके लिए मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, एफ। अब हिमांक अवनमन, हिमांक एक टेम्परेचर है यानी कि डेल्टा, और क्या है वो ताप है, तो मुझे क्या निकालना है, डेल्टा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, डेल्टा टी एफ मुझे यहां से निकालना है, डेल्टा टी एफ मुझे इसमें जो है वो निकालना है, यानी यही मुझसे इसने पूछा है। तो ये चीज पे मैं लगा देता हूं भैया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहां में जो चीजें गिवन है वो लिखूंगा, उधर मैं आपको कैलकुलेशन सोल्व करके दिखाऊंगा। चलिए अब इसमें दिया क्या है मेरे पास में, तो जो चीजें पहले दी है उनको हम अच्छे से नोट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें दिया है मुझे WA यानी विले, WA इज इक्वल टू कितना है, 34.2, ये पॉइंट है बीच में, ठीक है, 40 मत पढ़ लेना आप लोग इसको, ये पॉइंट है यहाँ, इतने ग्राम। नेक्स्ट क्या दिया है मुझे इसमें, 1000 भी दिया है, यानी विलायक में मुझे इसमें दिया है, तो WB यानी कि WB इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, 1000 ग्राम। ये इतनी चीज मेरे पास हो गई। उसके बाद मुझे Ma भी इसने दिया है, मोलर द्रव्यमान, Ma यानी कि Ma कितना दिया इसने, 342, क्या दिया भैया, शर्करा का मोलर द्रव्यमान, ये मुझे दिया है। उसके बाद मुझे जल का क्या दे दिया उसने, हिमांक अवनमन स्थिरांक दे दिया Kf, ठीक है बेटे, मैं यहां से लिख रहा हूं Kf वैल्यू भी दे दी थी 1.86, ठीक है, किलो जो सॉरी 1.86 क्या दे दिया उसने, किलोग्राम मोल इनवर्स,
ये चीजें उसने मुझे गिवन कर दी। अब मुझे इसमें फाइंड क्या करना है, यानी मुझे इसमें जो निकालना है वो डेल्टा टी एफ निकालना है। तो डेल्टा टी एफ की अगर मैं बात करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं उसका सीधा फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, अब ध्यान देंगे सभी बच्चे, यहाँ से फॉर्मूला मेरे पास में क्या निकल के आएगा। अगर मुझे डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला यहाँ से चाहिए तो बेटा मुझे फॉर्मूला तो चाहिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं हम, 1000 गुना के एफ इंटू डब्ल्यू ए, 1000 इंटू के एफ है, के एफ इंटू डब्ल्यू ए, और जो मेरे पास अब बचा है यानी एम ए और डब्ल्यू बी, एम ए इंटू डब्ल्यू बी, ये कहाँ रखेंगे हम, यानी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, क्योंकि डेल्टा टी एफ मुझे निकालना है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, तो ये चीज मुझे निकालनी है। फॉर्मूला मेरे पास है, चीजें मेरे पास सभी हैं। तो अब तो देरी किस बात की है, चलिए आप लोग वैल्यू रखिए, कि वैल्यू कैसे रखेंगे आप देख लीजिए। हमारे पास जो चीजें, आर मत पढ़ लेना, इसको के है भैया, के है, ठीक है। चलिए अब मैं लिखता हूं यहाँ पे डेल्टा टी एफ, जो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू क्या करते हैं हम, 1000 मेरे पास है, इंटू के एफ की वैल्यू मुझे ऑलरेडी दे दी 1.86, यहाँ देख लीजिएगा, इधर से वैल्यू बस इधर रखेंगे हमें, 1.86 इंटू डब्ल्यू ए कितना है मेरे पास में 34.2, 34.2 अपॉन, अब मेरे पास यहाँ से अपॉन में क्या आएगा, एम ए कितना दिया है 342, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको 342 इंटू डब्ल्यू बी कितना है मेरे पास में, ध्यान दीजिएगा 1000 ग्राम, ठीक है। अब मैं अगर इसको कैलकुलेट करता हूं तो यहां से 1000 से मैं 1000 कैंसिल कर सकता हूं, और अब यहां से अगर मैं एक ये पॉइंट हटाता हूं तो नीचे मुझे क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी, और यहां से अगर मैं ये पॉइंट हटाता हूं तो मुझे नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी। अब देखिए 342 से 342 मेरा ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास कितना बचा, 186 अपॉन, और जब हम 100 की इसमें गुणे करेंगे तो कितना आएगा 1000। अब इसको आप लोग जो है वो अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिए, और जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 0.186, ठीक है, 0.186, यानी 3 डिजिट है तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगी, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी इसकी यहाँ से 0.186 के, ये आपका क्या निकल के आया भैया, टेम्परेचर, बेटा ये आपका टेम्परेचर निकल के आया, ठीक है, तापमान निकल के आया है। अभी क्वेश्चन हमारा पूरा नहीं हुआ है, अभी इस क्वेश्चन में हमें आगे भी और चीज निकालनी है, विलयन का हिमांक, यानी जिस पर विलयन हिमांक अवस्था में था, अब वो निकल के आएगा हमारे पास में कि कितना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लेना, इसको मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी क्वेश्चन हमारा पूरा नहीं हुआ है, ध्यान देंगे सभी बच्चे, सॉरी ये 0 पॉइंट कितना है, चलिए मैं लिख रहा हूं विलयन का हिमांक, ध्यान देंगे, विलयन का हिमांक नॉर्मल कितना होता है 273 केल्विन है, तो 273 माइनस ये कितना आया मेरे पास 0.186, और भैया जब आप इसको यहां से घटा देंगे इसमें से तो कितना बचेगा, ये 272 पॉइंट, घटा के देखो एक बार 272 पॉइंट, चलो फटाफट से आप घटाओ, इसमें से ये चीज घटा के लिखो, कितना बचेगा फटाफट बताओ, 814, ये मेरे पास जो है यहाँ से कंक्लूजन अभी निकल के आया, लेकिन अभी क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे हम इसमें आगे, अब मेरे पास में जो है वो विलयन का हिमांक, यानी नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है हमारे पास, जो मतलब परम ताप शून्य भी जिसको बोलते हैं, सॉरी परम ताप जिसको बोलते हैं 273 है, और ये मेरे पास कितना निकल गया 0.186। अब जब हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 272.814। अब विलयन का हिमांक कितना है, बस यही तो है, लेकिन इसमें हमें क्या लिखना है, के लिखना है। तो टोटल मेरे पास कितना आया यहाँ से, इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 272.814 के, दैट इज आंसर। ये मेरा क्या है, आंसर है। फटाफट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दोबारा बता देता हूँ।
34.2 ग्राम शर्करा के 1000 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। विलयन का हिमांक अवनमन क्या होगा? हिमांक अवनमन, अवनमन हिमांक का मतलब मैंने आपको बताया है, जहां हिमांक की बात होगी तो वहां समझ लेना एफ की बात वो कर रहा है। हिमांक है तो अवनमन है तो वो परिवर्तन की जरूर बात कर रहा है। परिवर्तन के लिए हम डेल्टा लगाते हैं और टेम्परेचर है तो टी, तो डेल्टा टी एफ ने हमसे आपको फिर पूछा है। चलिए हिमांक अवनमन क्या होगा? यदि शर्करा का मोलर द्रव्यमान उसने हमें दे दिया, एम ए दे दिया और के एफ भी उसने हमें दे दिया। के एफ कितना है हमारे पास? के क्या है हमारा? एक स्थिरांक है। के हमेशा स्थिरांक होता है हमारा। और देखो इससे पहले हमने के भी लिया था तो वो क्या था? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक था या क्वथनांक स्थिरांक था। यहाँ ये के एफ है तो ये हिमांक स्थिरांक होगा या हिमांक उन्नयन होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें दे दी। डेल्टा टी एफ की वैल्यू मुझे निकालनी है, ये मैंने इंट्रोगेटिव लगा दिया, इसके आगे नहीं प्रश्नवाचक लगा दिया। डब्ल्यू ए मुझे पता है इतना मेरा विलय है, डब्ल्यू बी मुझे पता है इतना दिया है, एम ए भी उसने मुझे गिवन कर दिया, के एफ भी उसने मुझे गिवन कर दिया। नॉर्मल हर जैसे क्वेश्चन हम करते हैं नॉर्मल उसी तरीके से डेल्टा टी एफ का हमने फॉर्मूला लगा दिया, 1000 गुने के एफ इंटू डब्ल्यू अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू डी। अगर कोई तुमसे पूछ ले या तुम्हें पता होना चाहिए ये क्या है मेरा? डेल्टा टी एफ क्या है मेरा? ये मेरा हिमांक अवनमन। डब्ल्यू क्या है मेरा? विलय का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, और ये है मेरा हिमांक अवनमन स्थिरांक या हिमांक स्थिरांक इसको बोल दीजिए। यहाँ से वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेशन निकालिए। अब टोटल जो परमताप होता है वो 273 होता है। मेरा कितना निकल गया चेंजिंग वाला इसमें? कितना? इतने में से मैं इतना घटा दूंगा तो ये मेरे पास फाइनली आंसर आया। फटाफट इसको नोट करिए आप, अच्छे से समझना है। और किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और मेरी एक शिकायत स्पेशली आप लोगों से है कि आप लोग वीडियोस नहीं देखते हो। देखो अगर वीडियो नहीं देखोगे तो बनाने का फिर कोई औचित्य नहीं रह जाता, बनाने का कोई फायदा ही नहीं रह जाता। मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन में आपकी हेल्प हो सके, वरना फिर मैं बस फोटो क्लिक करके आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, इनफ हो जाएगा वो काम। ठीक है, लेकिन उससे मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं है। आप लोग रट्टू तोता जो देखा होगा उनने, उसी की तरह आप लोग उतार लोगे, बस वो काम चेक करा दिया, बस सर्जी हो गया हमारा। तो ऐसा नहीं करना। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क है। ठीक है, जैसे आप स्टूडेंट हो ऐसे ही देश में पता नहीं लाखों करोड़ों स्टूडेंट ऐसे और भी हैं जो जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनकी इकोनॉमी फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है। अरे कम से कम वो इन वीडियो को देख लेंगे, आप लोग शेयर कर दिया करो, कम से कम किसी दूसरे का भला हो जाए। और कर भला सोच भला तभी होगा तुम्हारा भी भला। फटाफट इसको नोट करिए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नीचे थोड़ा कैमरा ये अभी मैंने देखा है, इसको सही किया है। तो फाइनली जब हम इसमें से इसको ये माइनस कर देंगे तो 272.814 के हमारा फाइनल आंसर होगा। नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिख दिया है, तो सभी स्टूडेंट जो है वो ध्यान देंगे। ये जो क्वेश्चन है ये AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी एंट्रेंस एग्जाम में भी आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 21.7 इतने ग्राम, ये क्वेश्चन है। ये AMU यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है आपका। ठीक है, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए क्या कहा है, 21.7 ग्राम जल में घुले हुए 0.1 ग्राम दुर्बल एक क्षारीय अम्ल का विलयन इतने 272.817 केल्विन ताप पर जमता है। अम्ल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मोलर द्रव्यमान आपको पता है, पूछा क्या है? MA। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या उसने पूछ लिया। मैं ब्लू पेन से इसको कर रहा हूँ, ब्लू मार्कर से। दूसरी चीज उसने हमें क्या दे दिया? उसने हमें ये दे दिया, यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें से ये डिवाइड कर दीजिए तो हमें ओरिजिनल मिल जाएगा, हमारा ओरिजिनल कितना है। ठीक है, और क्या दिया उसने? मोलर द्रव्यमान जो है वो KF की वैल्यू दे दी उसने हमें, ये गिवन कर दिया क्वेश्चन में अपनी तरफ से 1.86 किलोग्राम मोल इनवर्स। तो हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो MA मुझे निकालना है। यहाँ पे दिया क्या है मुझे? KF की वैल्यू दी है। KF कितना है? 1.86। इसके इधर मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, उधर फिर मैं सही तरीके से सोल्व करूंगा। KF MA निकालना है, KF की वैल्यू दे दी। WA कितना दिया है ये देखो यहाँ पे, WA बोल के बताओ। 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम। जब मैं बोलता हूं तो आप क्वेश्चन भी पढ़ा करें, साथ में बोला भी करें, कुछ तो आपके पल्ले पड़ेगा, कुछ तो दिमाग में जाएगा, भेजिए। ठीक है,
तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू उसने मुझे दे दी है इस बार, ये चीज दिया उसने डेल्टा टीएफ। देखो क्षारीय विलयन इतने पर ये जमता है, यानी कि ये डेल्टा टीएफ की वैल्यू उसने मुझे दे दी। डेल्टा टीएफ की वैल्यू उसने मुझे यहाँ से दे दी। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू मैं कैसे यहाँ से निकालूंगा? वैसे पूरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी, लेकिन जब हम 273 में से इसको माइनस कर देंगे तो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू जो है वो यहाँ से कितनी हो जाएगी? 272.817 माइनस 273 में से करना पड़ेगा। 273 माइनस, क्योंकि ये परंताप होता है, इसमें से घटाएंगे हम 272.817। जब हम इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.183। आई थिंक आप लोग इसको निकाल लेना, मैंने निकाल लिया है वैसे। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास? डेल्टा टीएफ की वैल्यू भी निकल के आ गई। अब डब्ल्यू बी भी मेरे पास है ये वाला, यानी इतने ग्राम जल में, तो साफ साफ कह दिया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इतने ग्राम जल में इतना ये घुला हुआ है, तो घुला हुआ ये है डब्ल्यू ए। डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? डब्ल्यू बी इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 21.7 ग्राम। तो अब मेरे पास सारी चीजें आ गई। फाइनली मुझे क्या निकालना है? अपना एम ए। तो जो फॉर्मूला में हर बार की तरह यूज करता हूँ डेल्टा टीएफ वाला, इस बार मैं एम ए को इधर लेकर जाऊंगा, यानी मुझे फाइंड क्या करना है इस बार? एम ए इज इक्वल टू, तो जब मैं एम ए इज इक्वल टू करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 1000 गुना, तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए एम ए इज इक्वल टू मुझे यहाँ से निकालना है, तो मेरे पास हो जाएगा 1000 गुना, अब मैंने एम ए को इधर ले लिया तो 1.86 गुना 0.1, 1.86 गुने में 0.1 अपॉन, अब देखना मेरे पास क्या क्या चीज आ गई। ये भी आ गया, ये भी मैंने ले लिया, अब ये भी मैंने ले लिया। अब नीचे मेरे पास क्या बचा है? 0.183, ठीक है, यानी कि ये मुझे डेल्टा टी है 0.183 इंटू, अभी मेरे पास कितना डब्ल्यू भी बचा है, यानी कि 21.7, ये भी मैं ले लूंगा 21.7, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा। अगर बात मैं फॉर्मूले की करता हूं तो फॉर्मूला आप बना सकते हैं एम ए के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? एम ए इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 1000 गुना 1.86 क्या है अपना? के एफ गुना डब्ल्यू ए, ये मेरे पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अपॉन में क्या चला जाएगा मेरे पास? ये क्या है मेरे पास? 1.83, ये डेल्टा टी एफ है ना, डेल्टा टी एफ इंटू ये क्या है मेरा? डब्ल्यू बी। सिंपल, देखो फॉर्मूला ऐसे निकाल लिया। पहले हमने डेल्टा टी, इससे पहले जो न्यूमेरिकल क्लास में डेल्टा टी एफ इधर था, अब डेल्टा टी एफ को हम डेल्टा टी एफ इधर था, एम ए कहीं होता, अब एम ए को इधर लेके आ जाएगा तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। मैथ के बच्चे होंगे जो तो बहुत अच्छे से समझ जाते होंगे। यहाँ से अब हम जो ये वैल्यू हमारे पास है, हम इसको कैलकुलेट आउट करेंगे, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे हम। देखिए सोल्व किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा हम इधर देखते हैं पहले, या तो आप कॉपी पे फटाफट से कर लीजिए, मैं डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं इसका। अगर मैं यहाँ से ये 3 जीरो को हटाता हूँ तो ऊपर क्या करूंगा? मैं 1000 से गुणा कर दूंगा। या फिर ये देख लीजिए, यहाँ पॉइंट है, ऊपर कितने पॉइंट है? 1 2 3, तो यानी कि ये मेरी कैंसिल हो गई और ऊपर की 2 ये भी कैंसिल हो गई, ठीक है। इसको आप अगर सोल्व आउट करेंगे अपने तरीके से आप लोग कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो थोड़ा बोर्ड की लेंथ भी कम है और जो है वो कहीं ना कहीं इसमें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा और वीडियो इसी कारण क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसको आप लोगों को सोल्व कर लेना। सोल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 46.8, ठीक है। क्या आएगी? 46.8, ये आपकी जो टोटल एम ए निकल गया, यानी कि क्या आया? ये आपका मोलिकुलर वेट निकल के आया, यानी मोलर द्रव्यमान निकल के आया। और मोल की बात है तो ग्राम मोल इनवर्स, जाहिर सी बात है, ग्राम मोल इनवर्स, ये आपका जो फाइनली एम ए निकल के आया। चलिए तो मैं कोशिश करता हूँ, वैसे इसको आप पहले एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम इस कैलकुलेशन को सोल्व आउट करेंगे। देखिए एक बार समझिए, 21.7 ग्राम जल में घुले हुए इतने दुर्बल क्षारीय अम्ल का एक विलयन है हमारे पास में, यानी इतना हमारे पास विलायक है, इतना हमारे पास विलय है। और ये हमारे पास क्या दिया उसने? डेल्टा ये हमारे पास क्या दे दिया उसने?
डायरेक्ट वैल्यू दे दी डेल्टा टी एफ की, ठीक है। जब हम परम ताप में से इसको घटाएंगे तो मेरे पास 0.183 वैल्यू निकल के इसकी आएगी। अम्ल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जो हमारे पास वो एसिड है यानी कि अम्ल है उसका जो MA यानी मोलर मास फाइंड करना है, के एफ की वैल्यू से मुझे दे दी। कुछ नहीं किया, हर तरीके से हर प्रकार के क्वेश्चन के तरीके से मैंने इसको सोल्व किया। अब ये फाइनल आपका आंसर है, ठीक है। अब हम इसको नोट मतलब हम इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर ऊपर मेरे पास ये यहाँ पे भी पॉइंट है तो मैं ये पॉइंट हटा दूं, ये पॉइंट भी हटा दूं तो मेरे पास यहाँ भी तो पॉइंट है, ये भी हट जाएगा। यानी पॉइंट पॉइंट तो मेरे सारे कैंसिल ही समझ लीजिए। यहाँ मेरा एक पॉइंट बचा है, ऊपर क्या करता हूँ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये पॉइंट भी मेरा यहाँ से हट जाएगा। अब क्या करेंगे आप लोग, अब इनकी कैलकुलेशन कर लीजिए और नीचे इनकी डिवाइड वालों की कर लीजिए। जितना भी आपका आंसर आएगा, सपोज ये आपका x है और नीचे आपका y है, तो जितनी टोटल की कैलकुलेशन आएगी वो अपॉन में जितना इसका आएगा वो, और उसको फाइनली आप डिवाइड कर लेना तो आंसर ये आएगा। और देख लीजिए, मुझे चेकआउट करके कमेंट में बताना कि आंसर यही आया है या कुछ और है। तो प्लीज आप लोग इसको जो है वो ड्रॉप कीजिए। देखिए स्टूडेंट, देखिए फ्रेंड्स, जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन वो है वो गिवन कर दिया है बोर्ड पर। सभी बच्चे देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर आप अपनी मर्जी से डाल लेना, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क्स है, ठीक है। 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोलने पर उसके हिमांक में अवनमन 0.68 के होता है। सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए जब हमको अणुसूत्र ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें MA की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अणुसूत्र का मतलब होता है हमारा एटॉमिक फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें MA की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहली बात तो ये है। और नेफ्थलीन का उसने क्या दे दिया हमें, ये हिमांक अवनमन स्थिरांक दे दिया, KF की वैल्यू हमें दे दी। चलिए सबसे पहले मुझे इसमें जरूरत पड़ेगी एक तो MA की, तो पहले तो मैं MA की ही बात करूंगा इसमें, क्योंकि जो चीज मुझे चाहिए होगी वही मैं पहले निकालता हुआ आगे की तरफ चलूंगा। तो देखिए हर बारी की तरह मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ। WA क्वेश्चन में से आप लोग फटाफट देख के बताइए। यहाँ से मुझे जो क्वेश्चन है मेरे पास में यहाँ पे इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं। देखिए WA दिया है, WB कितना है वो सब आप मुझे यहाँ से बताइए फटाफट से देख के, तभी मैं लिखूंगा। WA कितना है यहाँ पे और WB कितना है। इसके अलावा KF तो उसने दे दिया, डेल्टा TF दे दिया है, KF डेल्टा TF ये भी उसने मुझे दे दिया है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले WA की। देखिए WA हमारे पास में क्वेश्चन में कितना दिया है, MA तो मुझे निकालना है, तो WA मेरे पास जो है उसने कितना दे दिया, WA जो WA उन्होंने मुझे यहाँ पे दिया है वो मेरे पास है 25.6 ग्राम, ठीक है। यानी कि इतने ग्राम सल्फर को उसने कहा ना घोल कर, इतने में घुलाया तो वो मेरा WB क्या है विलायक 1000। WA कितना है मेरा 25.6। इसके बाद KF कितना है 6.8। इसके बाद डेल्टा TF कितना है, डेल्टा TF 0.68 है भैया, ठीक है 0.68। चाहे तो आप लिख लीजिए, या मेरे पास जो चीजें भी गिवन है मैंने सिर्फ अभी तक उन्हीं के बात की है, उन्हीं पे मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। ये चीजें जो मेरे पास गिवन थी उनको मैंने लिख दिया है। देखिए मेरे पास गिवन क्या क्या था। MA मुझे यहाँ निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे अणुसूत्र ज्ञात करना है, ठीक है। MA के बाद जो है WA की वैल्यू मुझे पता है 2 कितना है 25.6। WB की वैल्यू कितना है मेरे पास 1000 क्योंकि 1000 ग्राम। KF की वैल्यू क्या है 0.68 K। इसके बाद डेल्टा TF की वैल्यू मेरे पास है, तो मुझे यहाँ से MA निकालना है। सबसे पहले मैं इसको यूज करके यहाँ MA निकालता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ निकाल रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे दो चीजें निकालनी पड़ेगी तो बहुत ज्यादा छोटा ना पड़ जाए, इसलिए मैं MA इज इक्वल टू, तो यहाँ से मेरे पास में बच्चे क्या हो जाएगा, MA अगर मुझे निकालना है 1000 इंटू KF इंटू, देखिए मैंने इससे पहले न्यूमेरिकल में भी क्या निकाला है MA को निकालना है, तो उसमें क्या था WA और नीचे क्या आ जाएगा मेरा WB इंटू WB के साथ डेल्टा TF ये आ जाएगा। अब MA की मैं बात करता हूँ, MA इज इक्वल टू 1000 गुने KF कितना है 6.8 इंटू WA कितना है 25.6 बटे में क्या आ जाएगा WB 1000, ठीक है बेटा, इंटू डेल्टा TF कितना है 0.68
0.68। देखिए कैलकुलेशन भी इसकी ज्यादा कोई लेंथी होने वाली नहीं है। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, देखिए अब इसकी हम क्या करेंगे, तो अब हम बात करते हैं इसकी 1000 से 1000 हम काट देंगे, यानी 1000 से 1000 कैंसिल। अब यहाँ से मैं ऊपर एक जीरो लगा देता हूँ और यहाँ से मेरा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मैं कट करूंगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। और जब मैं 25 की 0.6 की गुना इसमें करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2.56, ठीक है। कितना आ जाएगा, यहाँ से एक अंक के इधर लग जाएगी तो यहाँ से मेरी टोटल वैल्यू आएगी 2.56 ग्राम। यानी ये क्या आया मेरे पास में, मोल, ये आया इसका जो MA निकल के आया, ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है बेटा। ये MA निकल के आया, ध्यान देंगे सभी बच्चे, क्या निकल के आया, MA इज इक्वल टू इतना, मेरे पास मेरा MA आ गया। अब आगे, सॉरी मैं ब्लैक पेन से कर रहा हूँ, शायद एक थोड़ी है इसके अंदर, हम कल अच्छे से एक डाल लेंगे, जब अगली वीडियो को करेंगे तो अच्छे से लिखेंगे। मैंने अभी ब्लैक में डाली है 2 मिनट पहले, तो ब्लू भी खत्म है, तो आ जाएगी मार्केट से, कोई इशू नहीं है इसका। अब एक कंडीशन में तो मेरे पास MA की वैल्यू निकल के आ गई। अब अगली कंडीशन क्या बनेगी मेरे पास में, देखिए नेफ्थलीन का जो क्या दिया है मुझे, ये दिया है 6.8। अब सल्फर का जो मोलर द्रव्यमान निकल के आया, यानी सल्फर का जो अणुसूत्र ज्ञात करना था मुझे, उसके लिए मेरा मोलर द्रव्यमान जो निकल के आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सल्फर का जो मोलर द्रव्यमान आया वो कितना आया, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देंगे सभी बच्चे। सल्फर का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान ये कितना है मेरे पास, 2.56, ठीक है, 2.56। मैं एक बार पीछे कैमरे पे जाके देख लेता हूँ कि ये लिखा हुआ आया है, नहीं तो फिर मैं नीचे लिखूंगा इसको, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही जगह पे आ रहा है 2.56। चलिए इसका मतलब क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या निकल गया, इतने ग्राम मोल इनवर्स, यानी क्या निकल गया मेरे पास, ये निकल गया मेरे पास सल्फर का मोलर द्रव्यमान। अब सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, दूसरी चीज वो भी डिपेंड करती है सूत्र के लिए। सल्फर का परमाणु भार, बेटा एक चीज है, सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो क्या होता है बताओ, 16 होता है। और परमाणु भार कितना होता है, 32। कितना होता है बेटा, 32। सल्फर का मोलर द्रव्यमान मेरे पास आ गया, सल्फर का परमाणु भार मेरे पास है, तो मुझे क्या निकालना है, अब मुझे यहाँ से वैल्यू निकालनी है, एक अणु में सल्फर के परमाणुओं की संख्या निकालनी है, ठीक है। क्या, एक अणु में, एक अणु में, एक अणु में सल्फर के, देखिए अणु होता है हमारा पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल के अंदर, ठीक है। एक अणु में सल्फर के परमाणुओं की संख्या, ठीक है, एक अणु में सल्फर के परमाणुओं की संख्या। तो बेटा मोलर द्रव्यमान मेरे पास है, सल्फर का परमाणु भार मेरे पास है, मुझे क्या चाहिए, अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, यानी क्या चाहिए मुझे, जितना मेरे पास ये है, ठीक है, उसके बटे में क्या चला जाएगा मेरा 32, 256/32। इसमें बेटा एक चीज मिस्टेक हो गई, सॉरी, जब आप इसकी यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, इसको आप अच्छे से कैलकुलेशन कर लेना, आपका 256 आएगा, ठीक है, 256 आएगा, इसको आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, इसकी पूरे क्वेश्चन में वैल्यू जो हमने रखी है। तो अब यहाँ से देखना इसको कट करके कितना आएगा, यानी कि अगर मैं इसको 4 से काटता हूँ तो 4 से 32 कट जाएगा 8 बार, और 4 से कितनी बार कट जाएगा, 4 की 6 में करेंगे 24, और 4 चौक 16। तो बेटा 8 से मैं इसको काट देता हूँ, यहाँ पे टोटल कितना है मेरे पास 8। अब समझने वाली बात है, मेरे पास 8 निकल के आया, ठीक है। एक अर्थात जो S के एक अणु में कितने परमाणु है बेटा, 8। यहां मैं लिख रहा हूं, अर्थात S के एक अणु में परमाणु बराबर कितना है बेटा, वो 8 है, ठीक है। अर्थात S के एक अणु में परमाणु की जो संख्या है वो 8 है, इसलिए S का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, S8। इसलिए S का
अनुसूत्र बराबर हो जाएगा आपका S8। ये आपका फाइनली आंसर है। तो देखिए इतना ज्यादा भी मुझ पर डिपेंड मत रहिए कि सही कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन खुद से भी करने की कोशिश कीजिए करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा। 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थेलीन में घोलने पर उसके हिमांक में अवनमन 0.68 के होता है। सल्फर का अनुसूत्र ज्ञात करें। यानी सल्फर का अनुसूत्र मुझे निकालना है, नेफ्थेलीन का मेरे पास में ये हिमांक अवनमन स्थिरांक दे दिया उसने इतना। अब मुझे पता है कि अनुसूत्र निकालने के लिए मुझे Ma की जरूरत पड़ेगी, नहीं मोलर मास की, ठीक है। अब पहले मैंने ये निकाला और जब डेल्टा TF वाला फॉर्मूला हम लगा रहे थे उसमें हम ये निकालेंगे, जो चीज गिवन है वो लिख लिया। डेल्टा TF जो है वो इधर पहुंचा के हमने क्या निकाला, Ma को इधर निकाल लिया। अब हमने Ma को जब इधर निकाल लिया तो ये मेरे पास में हमने वैल्यू पुट कर दी। इससे ज्यादा हमने कुछ भी नहीं किया, जिससे हम रोज डेली रोजमर्रा में न्यूमेरिकल करते हैं बस। तो अभी 3 न्यूमेरिकल में ही वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो गया, फिर बच्चे ज्यादा बड़े वीडियो को देखने में हिचकिचाते हैं। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे मैं लिख के गारंटी दे सकता हूं आप लोग नहीं सीखेंगे, और जैसे ही आप वीडियो देखेंगे मैं गारंटी देता हूं आप लोग सीखेंगे। ये थोड़ा सा इशू है सिर्फ देखने और ना देखने का, एक नजरिया है थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए आप लोग, ठीक है। और इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। इसके बाद अब हम चैप्टर में आगे बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की। परासरण दाब क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, हाइपोटेशन, उसके बाद हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द एंटी एनर्जी ऑफ सम मटेरियल सो इट इज कॉल्ड नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, हम उसको बोलते हैं। तो इन चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे, बिल्कुल अच्छे से हिंदी मीडियम की तरह हिंदी में ही हम सारी बात करने वाले हैं। यहाँ भी कुछ भी इंग्लिश में नहीं है, सब हिंदी में ही चलेगा, क्योंकि बच्चे मोस्टली जो मेरे से कनेक्ट है वो हिंदी मीडियम से ज्यादा है। तो अगर आपकी कमेंट्स मुझे मिलेंगे कि इंग्लिश में भी आप बनाइए तो मैं इंग्लिश टू इंग्लिश में फिर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है हाई रेटेड केमिस्ट्री, और जो आपको हाई रेटेड केमिस्ट्री पर टीचिंग करते हैं उनका नाम है मिस्टर रजत चौहान, यानी कि मेरा नाम मिस्टर रजत चौहान है। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से जरूर, ठीक है। सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको वो डे बाय डे या टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए बच्चे की क्वेरी तो बहुत सारी आती है, सर आप रीजनिंग पर वीडियो बनाइए, आप लोग मैथ्स पर वीडियो बनाइए, तो इतनी सारी वीडियो मेरे अकेले के लिए बना पाना मुश्किल है। तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए रीजनिंग के भी टॉपिक लेके आऊँ, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता। अगर मैं भी एनसीईआरटी से जुड़ा हूँ तो मेरी कोशिश यही है कि पहले मैं एनसीईआरटी को कंप्लीट करूँ। अच्छा, कुछ बच्चों की मेरे पास में क्वेरी है कि सर आईयूपीएसी जल्दी से स्टार्ट कीजिए, बच्चे अलग अलग तरीके से और पर्सनल नंबर पर मैसेज करते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा। मेरा भी इसमें एक वीडियो का काम रह गया है इस चैप्टर में, दैट इसके बाद चैप्टर जो है वो फुल फिनिश हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आईयूपीएसी पे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हम आईयूपीएसी पढ़ेंगे ना, जिस बच्चे ने कभी केमिस्ट्री का सी भी नहीं पता, जिसे केमिस्ट्री का की सी से स्टार्ट होता है, वो भी आईयूपीएसी में एक बेहतर परफॉर्मेंस देगा अपनी, ये मैं दावा करता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। और एक कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को, मेरे चैनल पर अभी 700 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मात्र 1 महीना मेरे चैनल को आया और मैंने अपने जो 700 सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट कर लिए। 1 महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर जो है मेरा ऑन एन एवरेज 700 सब्सक्राइबर का हो गया है। तो आने वाले 1 मंथ के अंदर कोशिश करूंगा कि मेरा जो टारगेट है वो 1K सब्सक्राइबर का वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। और इसमें आप सब लोग मेरी हेल्प करेंगे, मेरी वीडियो को देखेंगे। जितना भी ज्यादा आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, आप सभी का जो वॉचिंग टाइम है वो 1-1 सेकंड का वॉचिंग टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़ता है। आपको मैं बता दूं, भविष्य में अगर कोई यूट्यूब चैनल की शुरुआत करना चाहेगा मैं उसे भी एडवाइस करूंगा। अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अर्निंग प्लेटफॉर्म तो है, इसके साथ साथ एक अर्निंग लर्निंग का जो प्लेटफॉर्म तो है ही, लेकिन अर्निंग का भी एक प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये कोई फेक नहीं है, यहाँ आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना एफर्ट आप देंगे उतना आपको मिलेगा भी, ऐसा नहीं है। तो आपकी कोशिश से जारी रहेगी वीडियो देखने की और मेरी बनाने की जारी रहेगी, और जल्दी अर्निंग भी होगी, वो जल्दी सेलिब्रेट भी हम आपके साथ में करेंगे, कोई इशू नहीं है। तो आप लोग प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फिर से बता दूं, जितनी ज्यादा वीडियोस आप मेरे चैनल की देखते हो, आपकी एक एक वीडियो मेरे चैनल पर वो यूट्यूब सेक्शन में काउंट होती है। और
किसी भी चैनल को मोनेटाइजेशन ऑन कराने के लिए इतने सब्सक्राइबर प्लस 4000 हार्स का वॉचिंग टाइम होना कंपलसरी है। तो प्लीज इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें। दूसरी चीज, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और मेरा अपना भी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो दोनों इंटरेक्ट रहेंगे, हम आप भी और हम भी, ऐसे ही चलता रहेगा और जल्दी हमारा ये वाला जो टारगेट है ये जल्दी ही पूरा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर बनाऊंगा, प्रासरण दाब, प्रासरण झिल्ली, प्रासरण के प्रकार, प्रासरण की परिभाषा, इसके ऊपर। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल अच्छी सिरे से आईयूपीएससी। और आईयूपीएससी इतने बेहतरीन तरीके से हम स्टार्ट करने जाएंगे, स्टार्ट करने वाले हैं। जो बच्चा जिसने केमिस्ट्री का मतलब CHEMISTRY स्पेलिंग भी इसको नहीं पता, CHEMISTRY कुछ भी इसको नहीं पता केमिस्ट्री का, वो बढ़िया ढंग से आईयूपीएससी यहाँ पे सीख सकता है। और सीखेगा किस तरीके से, चाहे वो 7th क्लास का 8 9 से स्टार्टिंग हो जाती है आपके पास आईयूपीएससी की बेसिक आईयूपीएससी 9th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। 9 10 11 12 इवन बीएससी सब बच्चों के लिए वो वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी। तो प्लीज आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू क्लास।